नमस्कार, मैं रवीश कुमार। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। यूक्रेन ने भी जवाबी कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। अब यह जंग कहां जाकर रुकेगी, कब रुकेगी, किसी को पता नहीं। अभी तक नेटो और अमेरिका अपने सैनिकों को जंग में उतारने से इनकार करते रहे हैं, लेकिन इनके करीबी होने के कारण रूस यूक्रेन पर हमला बोल रहा है। क्या रूस, एक अलग देश, यूक्रेन पर शर्तें थोप सकता है कि वह किससे संधि करे या संबंध बनाए? युद्ध केवल रूसी सीमा पर नेटो की लामबंदी को लेकर नहीं हो रहा। अब जब जंग हो गई है, तब क्या यूक्रेन पश्चिमी ताकतों की मदद से इस बार रूस को आगे बढ़ने से रोक देगा, या रूस यूक्रेन की हालत भी क्रीमिया और जॉर्जिया की तरह कर देगा? यह युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच ही रहेगा या यूरोप भर में फैल जाएगा? अभी यह चैप्टर नहीं खुला है। तब तक के लिए आप उन ग्लोबल लीडरान की तरफ देखिए जो इस वक्त कड़ी निंदा के बाद अपने अपने लोकल काम में व्यस्त हो गए हैं। कुछ ग्लोबल लीडर ने तो कड़ी निंदा भी नहीं की है। संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था और सुरक्षा परिषद की भव्यता आज लाचार और बेकार नजर आ रही है। तमाम चेतावनियों, अपीलों और कूटनीतिक प्रयासों के बीच रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है और अब यूक्रेन ने भी अपनी सेना को खुलकर दो दो हाथ करने के आदेश जारी कर दिए हैं। हमले की एक अजीबोगरीब परिभाषा के साथ रूस ने यूक्रेन पर चौतरफा अटैक कर दिया। इसे स्पेशल मिलिट्री अटैक बताया है। इसके तहत कह रहा है कि यूक्रेन के केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। क्या किसी देश के सैन्य ठिकानों पर हमले को हमला नहीं कहा जाता है? यह स्पेशल मिलिट्री अटैक क्या होता है? अटैक भी स्पेशल होने लगा। रूस ने कहा है कि यूक्रेन पर कब्जे के लिए हमला नहीं किया गया है, बल्कि पूर्वी यूक्रेन में 8 वर्षों से जो नरसंहार चल रहा है उसे खत्म करने के लिए किया गया है। यूक्रेन के नागरिकों पर हमला नहीं किया जाएगा। अपनी सैनिक ताकत को गवा देने के बाद इस हमले में क्या यूक्रेन के पास कुछ भी बचेगा? मजबूत नेता के नाम पर दुनिया सनकी नेताओं को कुर्सी पर बिठा रही है या उनकी सनक की कीमत चुका रही है? मेरी एक बात याद रखिएगा, युद्ध के समाप्त होते ही जैसे ही दुनिया के किसी हिस्से में जब G20, 40, 420 की बैठक होगी, तब आप देखेंगे कि यही पुतिन उस फ्रेम में ग्लोबल लीडर बनकर ग्लोबल लीडरान को सुशोभित करते नजर आएंगे। AFP की खबर थी कि रूस ने यूक्रेन के एयर बेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। ऐसी तमाम तरह की खबरें आ रही हैं और इनका खंडन हो रहा है। यूक्रेन ने अपनी हवाई सीमाओं को बंद कर नागरिक उड़ानों को रद्द कर दिया है। उसका कहना है कि रूस ने पूरे देश के खिलाफ चारों तरफ से अटैक किया है। इसका स्केल इतना बड़ा है कि नागरिकों की जान को खतरा दिखने लगा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन में मार्शल लॉ लगा दिया है। उनका कहना है कि डोनेत्स्क की सीमा पर यूक्रेन की सेना और अलगाववादी सेना के बीच जंग हो चुकी है। डोनेत्स्क पीपल्स रिपब्लिक DNR के हथियारबंद दस्ते यूक्रेन के सैनिक ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में बम धमाके सुने गए। कीव के अलावा कई शहरों में धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। हर तरफ से दावे हो रहे हैं। रशिया टुडे की खबर के अनुसार LPR ने दावा किया है कि यूक्रेन की सेना अपने मोर्चे से पीछे हट रही है। यूक्रेन कह रहा है कि वह अपनी सीमाओं की रक्षा करेगा और कर रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने रूस की आम जनता को भी दांव पर लगा दिया है। युद्ध के कारण रूस का शेयर बाजार 45% गिर गया है। डॉलर के मुकाबले रूसी मुद्रा रूबल ऐतिहासिक रूप से गिर गई है। भारत के लोगों को भी रूस के इस कदम की कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत में शेयर बाजार काफी गिरा, लेकिन इस बाजार के खिलाड़ी उबरना भी जानते हैं। उनकी चिंता छोड़ दीजिए, अपनी कीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार चली गई है। 7 मार्च के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम आपकी जेब पर मिसाइल अटैक करने वाले हैं और महंगाई के टैंक हर तरफ से आपको घेर लेंगे और बम बरसा देंगे। यूक्रेन के कई शहरों में भारत के अलग अलग राज्यों के छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। इनकी संख्या 18 से 20 हजार के बीच बताई जाती है। अगर यह हमला नागरिक इलाकों में पहुंचा तो भारतीय परिवारों के लिए चिंता बढ़ जाएगी। छात्र अभी से बहुत ज्यादा परेशान हैं। तनाव बढ़ने के साथ ही टिकट इतना महंगा होने लगा था कि हर छात्र के लिए लौटना संभव नहीं था।
क्या भारत ने इसी को लेकर रूस से कोई अपील की है या अपील करने की कोई योजना है? सार्वजनिक स्तर पर ऐसी अपील की सूचना नहीं है। अंदरूनी तौर पर कूटनीतिक प्रयास हो रहे हों तो उसके बारे में जानकारी नहीं है। लखनऊ की रहने वाली छात्र सना ने इस वीडियो को आज सुबह भारतीय समय के अनुसार 10 बजे के करीब रिकॉर्ड किया है। उन्होंने बताया कि सुबह सुबह कीव में धमाके की आवाज सुनी गई। एयरपोर्ट की तरफ से लोगों के भागने की खबर आने लगी। पश्चिम की दिशा में जाने वाली इस हाईवे पर गाड़ियों की कतार से साफ है कि लोग कीव छोड़कर भाग रहे हैं पश्चिम की सीमा की तरफ, जिसे अब तक सबसे सुरक्षित माना जा रहा था। आप वीडियो में देख सकते हैं कि डिवाइडर के उस तरफ गाड़ियां धीरे धीरे चल रही हैं, कतारें लंबी हो चुकी हैं और स्क्रीन की तरफ सड़क खाली है और चंद कारें हैं जो तेज रफ्तार से गुजर रही हैं। राजधानी कीव उत्तरी यूक्रेन का हिस्सा है, रूस की सीमा और बेलारूस से नजदीक है। भारतीय दूतावास ने आज एडवाइजरी जारी की है कि सभी छात्र अपने अपने घरों में रहें, अपने नजदीकी के संपर्क में रहें। यूक्रेन के हालात बेहद अनिश्चित हैं। जो छात्र यूक्रेन के दूसरे इलाकों से कीव की तरफ आ रहे हैं वे वापस लौट जाएं और सुरक्षित जगहों पर ही रहें। समय समय पर एडवाइजरी जारी की जाती रहेगी। दूतावास के संपर्क में रहें। कुछ छात्रों की आज फ्लाइट थी, लेकिन कीव स्टेशन पर पहुंचकर इन्हें पता चला कि विमान सेवा ही रद्द कर दी गई है। अभी अभी आपने देखा कि रूस की राजधानी कीव के लोग अपनी अपनी गाड़ियों से पश्चिम की तरफ भाग रहे हैं क्योंकि उसे सुरक्षित माना जा रहा था। लेकिन पोलैंड की सीमा से लगे सुदूर पश्चिम के शहर इवानो से राशिद ने यह वीडियो भेजा है। आज ही सुबह का है। उनकी बालकनी से दिख रहा यह काला धुआं बता रहा है कि रूस ने यूक्रेन पर सिर्फ पूर्वी ही नहीं पश्चिमी इलाकों से भी हमला किया है। इन तस्वीरों से हमले का अंदाजा मिल जा रहा है और इसका भी जिक्र कि इस समय वहां फंसे भारतीय छात्रों की क्या मनोदशा होगी। सामने से मिसाइल अटैक बहुत कम किलोमीटर की दूरी पर हो रहे हैं, वो कितने इस वक्त परेशान होंगे। 22 फरवरी को भारतीय दूतावास ने नसीहत जारी की थी कि छात्र अस्थायी तौर पर यूक्रेन छोड़ दें, लेकिन सबके लिए निकलना आसान नहीं था। फ्लाइट कम थी और टिकट बहुत महंगे। रूस दावा कर रहा है कि नागरिकों पर हमला नहीं है, लेकिन सैनिक ठिकानों पर हमला कभी भी नागरिकों को चपेट में ले सकता है। अभी तक रूस ने कहा कुछ है, किया कुछ है, तो क्या उसके इस दावे पर भरोसा किया जा सकता है? राशिद ने कहा कि उन जैसे छात्रों को शहर में निकलने से मना कर दिया गया है। इस पश्चिमी शहर में 2000 भारतीय छात्र पढ़ते हैं जो अपनी जान को लेकर बेहद असुरक्षित हो गए हैं। यहाँ के नागरिकों को बंकर में छुपने की सलाह दी गई है। एक लिस्ट जारी की गई है। यह तस्वीर टर्नोपिल शहर की है, जहां आप सायरन की आवाज सुन सकते हैं। सारे सिचुएशन से हम स्टूडेंट्स कब से बोल रहे थे हमारी एम्बेसी को, हमारी यूनिवर्सिटी को, हमारी एम्बेसी ऑफ इंडिया को, दैट हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। बट हमारी यूनिवर्सिटी ने ना कोई डिसीजन लिया, ना एम्बेसी वालों ने यूनिवर्सिटी को प्रेशराइज किया। अभी सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि मार्शल लॉ लगने वाला है। यहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है। यहाँ पे साइलेंसर्स बज रहे हैं और मैं और मेरे साथ में मेरी 2 रूममेट्स हैं, आशिता और दिव्या। आशिता जो है वो राजस्थान से है, दिव्या जो है वो मध्य प्रदेश से है। हम सारे बच्चे यहाँ पे स्टक हुए हैं। अभी अभी हमारी यूनिवर्सिटी हमें बोला है दैट आपकी यूनिवर्सिटी अब जाकर ऑनलाइन हो रही है, जब सारी सिचुएशन खराब हो चुकी है। प्लीज आप लोग हमें मदद करें। हमें कुछ नहीं पता है, हमारी सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं और हमें कुछ नहीं पता कि हम वापस इंडिया कैसे जाएं। जितने भी बच्चे जो आज जाने वाले थे एयर इंडिया से, एयर इंडिया आई ही नहीं, वो पहले से ही क्यू आकर ही वापस चली गई और सारे बच्चे क्यू में भी फंसे हुए हैं। हम हमारे गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि हमें इवैक्यूएट करें। प्लीज पैसों को ना देखें, हमारी लाइफ ज्यादा मैटर करती है। ये देखिए इवानो का है, जो सबसे सेफ बता रहे थे लोग। कुछ देर पहले ही यहाँ पे अटैक हुआ है। हम लोग इवानो में हैं। हमारी इंडियन गवर्नमेंट से, पीएमओ से सबसे मांग है, हमारे देश के जो भी बड़े बड़े नेता हैं उनसे मांग है कि हमें जल्द से जल्द निकाला जाए यहाँ से।
भारत सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन उसके विकल्प भी सीमित हैं। इसलिए भारतीय छात्रों को अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद करना होगा और प्रार्थना करनी होगी कि युद्ध जल्दी खत्म हो जाए। सोचिए, इसी तरह यूक्रेन की जनता भी चिंतित होगी, उसके जान माल को भी हर पल खतरा बना होगा। यूक्रेन और रूस अपनी अपनी तरफ से सैनिकों और विमानों के मार गिराने का दावा करते रहे। दिन भर दावा दोनों तरफ से किया गया और खंडन भी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि उन्हें लगता रहा कि युद्ध नहीं होगा, लेकिन वे गलत थे। यह हाल है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का। कई महीनों से तनाव बढ़ा हुआ था और उन्हें लग रहा था युद्ध नहीं होगा, जबकि संयुक्त राष्ट्र के सदन में अलग अलग देश रूस को लेकर अपनी राय पहले भी रखते रहे थे और उस वक्त भी रख रहे थे जब हमला शुरू हुआ। तब यूक्रेन के राजदूत ने रूस के राजदूत से कहा, 48 मिनट पहले आपके राष्ट्रपति ने हमले का ऐलान कर दिया है। क्या आप ऑन रिकॉर्ड कहना चाहेंगे कि इस वक्त आपकी सेना यूक्रेन के शहरों पर बम नहीं बरसा रही है? Because about 48 minutes ago, your president declared the war on Ukraine. So now I would like to ask the ambassador of the Russian Federation to say on the record that at this very moment, your troops do not shell and bomb Ukrainian cities. That your troops do not move in the territory of Ukraine. You have a smartphone, you can call Lavrov right now. कड़ी निंदा का असर नहीं हुआ। रूस कूटनीतिक समाधान की बात करता रहा, लेकिन अचानक उसने पूर्वी यूक्रेन के 2 क्षेत्रों को मान्यता दे दी और अब हमला भी कर दिया। रूस में लोकतंत्र नहीं है। रायशुमारी की मदद से पुतिन ने खुद को 83 साल की उम्र तक के लिए सत्ता में रखने का कानून पास करवा लिया है। वे 2036 तक राष्ट्रपति पद पर बने रह सकते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी चिनपिंग आजीवन राष्ट्रपति रह सकते हैं। क्या इस युद्ध में लोकतंत्र को बहाल करने का भी एंगल है? अगर ऐसा है तो क्या यह तरीका है? इस रास्ते से तो यूक्रेन का लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। लोकतंत्र की बहाली के नाम पर हमला इराक और अफगानिस्तान में चल गया, लेकिन उसका क्या हश्र हुआ दुनिया ने देखा है और देख रही है। इस एंगल से भी इस मामले को देखने की जरूरत है। आजीवन पद पर बने रहने वाले इन नेताओं की महफिल जब संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में सस्ती होगी, तब क्या उसका चरित्र लोकतांत्रिक रह जाता होगा? क्या तानाशाहों की मौजूदगी में कोई संस्था लोकतांत्रिक हो सकती है? यह कैसा लोकतंत्र है कि सुरक्षा परिषद के 5 सदस्यों में 2 ने अपने अपने देश में कानून बदलकर खुद को आजीवन पद पर बिठा लिया है। जिस सुरक्षा परिषद की सदस्यता को लेकर हिंदी प्रदेशों के अखबारों में कुछ लोग आजीवन संपादकीय और सपना ठेलते रहते हैं कि भारत वहां पहुंच जाएगा तो विश्व गुरु बन जाएगा, आज उस सुरक्षा परिषद की हालत आपने देख ली। उसके पास कोई ताकत नहीं है। यह केवल एक परिषद है, सुरक्षा से इसका संबंध नहीं रहा। यह संस्था युद्ध नहीं रोक सकी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव सदन में और ट्विटर पर रूस से युद्ध बंद करने की अपील करते रहे और रूस मिसाइलें दागता रहा। I have only one thing to say from the bottom of my heart. President Putin, stop your troops from attacking the Ukraine. Give peace a chance. Too many people have already died. रूस के एक विपक्षी नेता का बयान भी ध्यान में रखना चाहिए। उनका कहना है कि पुतिन ने यूक्रेन पर इसलिए हमला किया है ताकि रूसी जनता के साथ उन्होंने जो लूट मचाई है उस पर पर्दा डाला जा सके और राष्ट्रवाद का माहौल खड़ा करके वो खुद को बचा सकें। याद रखिए, रूस ने 2036 तक के लिए कानून बनाकर पुतिन को पद पर बिठा दिया है। रूस प्रतिबंधों से काबू में नहीं आया तो अपील से क्या आएगा? पश्चिम के देशों ने युद्ध के विकल्प के रूप में प्रतिबंधों को हथियार की तरह पेश किया, रूस ने सीधे युद्ध कर दिया। युद्ध के कारणों और परिस्थितियों के बारे में कई तरह के लेख छप रहे हैं, आप पढ़ भी रहे होंगे। इस झगड़े की जड़ में एक बड़ा कारण नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो है। इस नेटो ने यूक्रेन की मदद के लिए सेना भी नहीं भेजी, ना किसी को समझ में आ रहा है कि नेटो रूस को जवाब किस तरह से देने वाला है।
करारा जवाब मिलेगा के नाम पर सब अपने अपने घर में बैठकर पराठा खा रहे हैं और यूक्रेन की जनता बमबारी से घिरी हुई है। राजनीतिक विशेषज्ञ और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर जॉन जोसेफ मेयरशाइमर का एक विश्लेषण यहां बताना जरूरी है। उनका कहना है कि किस तरह से नेटो की सदस्यता के नाम पर यूक्रेन को लुभाया गया और रूस को लगातार चिढ़ाया गया। 2008 में बुखारेस्ट में नेटो के शिखर सम्मेलन में यूक्रेन और जॉर्जिया को सदस्य बनाने का ऐलान किया गया। रूस ने उस वक्त ही सख्ती से ऐतराज किया। उसका कहना था कि उसकी सुरक्षा को खतरा है, सीमाएं असुरक्षित हो जाएंगी। नेटो की इस हरकत के कारण 2008 में रूस ने जॉर्जिया पर हमला कर दिया। जॉर्जिया के लोग नेटो के बहकावे में ताव में आ गए और रूस को सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन रूस का हमला उन पर भारी पड़ गया। आज तक उससे उबर नहीं सके। नेटो ने जॉर्जिया को उकसा तो दिया, लेकिन रूस के खिलाफ कोई खास मदद नहीं की। रूस और जॉर्जिया की लड़ाई 5 दिन चली, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिकों और सैनिकों की मौत हो गई थी। प्रोफेसर जॉन का मानना है कि यही हाल आज यूक्रेन का भी हो सकता है। प्रोफेसर जॉन मानते हैं कि एक बार यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन से समझौता करने की पहल की, तब रूस ने ऐतराज किया। फिर रूस का प्रस्ताव आया कि रूस, यूक्रेन, IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये सब मिलकर बहुपक्षीय समझौता कर सकें। इसमें यूरोपियन यूनियन भी हो, लेकिन यह समझौता नहीं हो सका। इससे यूक्रेन में नाराजगी फैल गई और वहां विद्रोह की हालत हो गई। यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति को रूस का पिट्ठू माना जाता था। उनके खिलाफ भी बगावत हो गई। उन्हें देश छोड़कर रूस भागना पड़ा। यूक्रेन में उस दौरान जो हिंसा हुई, उसमें 130 से भी अधिक लोग मारे गए। 23 फरवरी 2014 को यूक्रेन की संसद ने वोट किया कि रूसी सहित सभी अल्पसंख्यक भाषाओं का दर्जा समाप्त किया जाता है। इसके 4 दिन बाद 27 फरवरी 2014 को रूस की सेना क्रीमिया में प्रवेश कर जाती है। 6 मार्च 2014 को क्रीमिया की संसद ने वोट कर दिया कि वह रूस का हिस्सा है। इसी दौरान रूस के समर्थन वाला बागी गुट डोनेस्क और लुहांस्क क्षेत्र की सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लेता है, पीपल्स रिपब्लिक कहने लगता है। बाद में खुद को मतदान के जरिए स्वतंत्र घोषित कर देता है। इन दोनों क्षेत्रों की चाह थी कि रूस में विलय हो जाए, लेकिन रूस ने वह भी नहीं किया। रूस ने सोमवार को इन्हीं 2 क्षेत्रों को मान्यता दी है। पश्चिमी देश और यूक्रेन रूस पर आरोप लगाते रहे हैं कि वह पूर्वी यूक्रेन में अलगाववाद को उकसा रहा है, बढ़ावा दे रहा है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल के एक बयान से इस खेल को कुछ और बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। उनका कहना है कि नेटो अपनी सेना नहीं भेजेगा क्योंकि यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं है, मगर नेटो यूक्रेन को बहुमूल्य सहयोगी मानता है। इसी नेटो से नजदीकी के नाम पर रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है और नेटो सामान बेचने और भेजने की बात कर रहा है। हथियार भेजकर ही सब पल्ला झाड़ रहे हैं। यूक्रेन से कह रहे हैं कि मेरी बनाई बंदूक ले लो, जाओ अकेले लड़ो। इस तरह से कभी कोई उकसाए तो किसी से झगड़ा मत कीजिएगा। क्या प्रोफेसर जॉन जोसेफ मेयरशाइमर की आशंका सही साबित होने जा रही है कि यूक्रेन की हालत भी जॉर्जिया और क्रीमिया की तरह होने वाली है? अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पुतिन के कदमों को स्मार्ट मूव बता रहे हैं, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के सांसद कांग्रेस में जो बाइडेन के प्रयासों के साथ खड़े हैं। अमेरिकी मीडिया में जो बाइडेन की आलोचना हो रही है, इसे अमेरिका के कूटनीतिक प्रयासों की असफलता के रूप में भी देखा जा रहा है। अमेरिकी विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन ने ऐसे सवालों के जवाब में कहा कि अमेरिका के कारण ही अमेरिका और यूरोप के कई देश रूस के खिलाफ एकजुट हुए हैं। अमेरिका इंतजार नहीं कर रहा है, बल्कि एक्शन ले रहा है। अगर पुतिन ने यूक्रेन पर संपूर्ण रूप से हमला किया, तब उस हमले का जवाब दिया जाएगा। लेकिन व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन पिसाकी कह रही हैं कि यूक्रेन में अमेरिकी सेना भेजने की कोई योजना नहीं है। अमेरिका रूस के साथ जमीन पर युद्ध नहीं करेगा। हमारा मत यह नहीं कि नेटो को जाकर युद्ध ही करना चाहिए, लेकिन जब नेटो के कारण इतना सब कुछ हुआ, पश्चिमी ताकतें यूक्रेन को भरोसा देती रहीं, और जब युद्ध हुआ तो वो कहां खड़ी हैं? दुनिया की जो ताकतें रूस को युद्ध करने से नहीं रोक पाई, वो युद्ध के लिए रूस को किस व्यवस्था के तहत जिम्मेदार ठहराएंगी? कोई पहली बार तो रूस ने ऐसा नहीं किया।
इस वक्त हम एक व्यवस्था विहीन वैश्विक व्यवस्था देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि युद्ध होने दिया जा रहा है। इसके नाम पर यूक्रेन और रूस की सीमा से लगे उसके सहयोगी देशों को भी अरबों डॉलर के हथियार बेच दिए गए हैं, कर्जे लाद दिए गए हैं। धंधे का जुगाड़ युद्ध से पहले ही कर लिया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान मॉस्को पहुंचे। उनके इस दौरे को काफी उत्सुकता से देखा जा रहा है। हमले के वक्त रूस के उप विदेश मंत्री इमरान खान का स्वागत करने पहुंचे। मॉस्को एयरपोर्ट पर इमरान का एक वीडियो आया जिसमें वे कह रहे हैं कि कितने उत्साहजनक समय में यहां आ गए हैं। What a time has come. So much excitement. Absolutely. This is the right time to come, Prime Minister. Yeah, you're right. Let me tell you, we are so excited coming to Moscow. Thank you. युद्ध के समय में सो मच एक्साइटमेंट कहकर इमरान ने पाकिस्तान की छवि ही खराब कर दी। ये कोई वीडियो गेम नहीं चल रहा है खान साहब। ऐसे वक्त में वहां जाकर इमरान ने पाकिस्तान के कूटनीतिक संबंधों का मजाक उड़ाया है। शशि थरूर ने इस मद्देनजर एक ट्वीट किया है। इमरान खान के इस दौरे पर भारत स्थित रूसी दूतावास के राजनयिकों ने द हिंदू की सुहासिनी हैदर से कहा है कि रूस और पाकिस्तान के बीच रक्षा संबंध नहीं है। रूस मानता है कि कश्मीर का मुद्दा दोनों देशों के बीच का मुद्दा है। रूस ने भारत के स्टैंड का स्वागत करते हुए कहा कि वह तमाम प्रतिबंधों के बाद भी भारत को रक्षा उपकरणों और S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी करेगा। लेकिन रूस ने यह भी कहा, और ध्यान से सुनिए, कि उसे उम्मीद है कि भारत सहित उसके सहयोगी देश जल्द ही डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक और लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक को मान्यता देंगे। क्या भारत DPR और LPR को मान्यता देगा? अभी देगा या बाद में देगा? नहीं देगा तो कह देगा। उससे पहले भारत रूस से अपील कर यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीय छात्रों को वहां से निकाल सकता है। यूक्रेन पर अगर हमला हुआ नागरिक ठिकानों पर, तो यूक्रेन के लोगों के साथ साथ भारतीय छात्र भी उसकी जद में आ जाएंगे। ये अच्छा नहीं होगा। हम अभी इवानो फ्रैंकिस में यहाँ फंसे हुए हैं। यहाँ मार्शल लॉ लग चुका है पूरे यूक्रेन में। यहाँ पे स्थिति बहुत खराब होते जा रही है। हम लोग को जल्द से जल्द यहाँ से प्रबंध किया जाए, निकालने की कोशिश किया जाए। हम हमारी गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि हमें इवैक्यूएट करें। प्लीज पैसों को ना देखें, हमारी लाइफ ज्यादा मैटर करती है। जंग के बीच जान बचाने की गुहार, उम्मीदों की उड़ान देने वाली एयर इंडिया को भी बिना भारतीयों को लिए हवा से ही बीच रास्ते से वापसी करनी पड़ी। इसमें यूक्रेन जाने वाले 9 यात्री सवार थे। वहां से करीब 250 भारतीयों को लेकर इसे आना था। हमारे साथ विष्णु सोम हैं जो एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं NDTV के, यात्री भी हैं और साथ में वॉर कवर करने गए थे, जमीनी हालात क्या है वो दिखाने के लिए। विष्णु, क्या कहेंगे, मतलब मिड एयर से लौट कर आना, कैसे पता चला कि वापस? नहीं, काफ़ी अजीब स्थिति था क्योंकि हम ईरान के ऊपर फ्लाई कर रहे थे और तब कैप्टन ने एक अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कहा कि कीव एयरपोर्ट, कीव का एयर स्पेस और यूक्रेन का एयर स्पेस बंद हो चुका है, जिस कारण वो फ्लाइट कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। 8 पैसेंजर्स थे, 2 पत्रकार, 4 स्टूडेंट्स और कोई 2 और थे वहाँ उस फ्लाइट पे। तो मैंने उन छात्रों को पूछा कि आप लोग वापस क्यों जा रहे हो, वहाँ से लोग यहाँ आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम अपना एजुकेशन शुरू करने जा रहे हैं। अब मेडिकल स्टूडेंट्स है, एडमिशन मिल चुका है और अगर हम वहाँ नहीं जाते तो हमारा जो पोजीशन है यूनिवर्सिटी में वो शायद विड्रॉ करेंगे। एयर इंडिया ने यूक्रेन से भारतीयों को निकालने को लेकर 22, 24 और 26 फरवरी को यूक्रेन के कीव तक उड़ान भरने की घोषणा की थी। पहली उड़ान सफल रही, पर अब अगली उड़ान को लेकर भी अंदेशा है। ऐसे में अब वहां फंसे छात्रों की मुसीबत बढ़ गई है, जो हालात बिगड़ने से पहले आ गए, खुद को खुशनसीब मान रहे हैं। थोड़ा सेफ फील हो रहा है क्योंकि अभी हम सुन रहे हैं कि सिचुएशन उधर बहुत ख़राब हो गई है करके, बच्चे फंस गए हैं, एयरपोर्ट बंद हो गया है। अगर कुछ हैं जो बच्चे आ नहीं पा रहे क्योंकि कुछ नए बच्चे गए हैं, उनके पास अभी TR भी नहीं है, तो उनका आना थोड़ा मुश्किल है। हमने 13 को बुक कराया था क्योंकि बाकी फ़्लाइट्स बहुत एक्सपेंसिव भी थी, 90,000 प्लस जा रही थी, तो हमने 23 की करवा ली और हमें अच्छा फ़्लाइट भी मिल गया और सेफली हम दुबई से आ भी गए। कुछ छात्र इस बात से नाराज हैं कि अगर यूक्रेन का भारतीय दूतावास ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर पहले ही यूनिवर्सिटी से बात कर लेता तो वो शायद निकल गए होते। ऑफलाइन पढ़ाई के बीच सुरक्षा से ज्यादा शिक्षा को लेकर वो रुके रहे।
यूनिवर्सिटी कह रही है कि तुम लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं, तुम लोग बस क्लास आओ। उन लोग को हमारी लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं है। इवन इंडियन गवर्नमेंट को हमारी लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं है। इस सिचुएशन में भी उन लोगों ने एयर टिकट्स 60-70,000 की हुई है। मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ रहे हैं। हमारे देश के फ्यूचर के लिए तो ही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, चलो हम हमारे लिए भी पढ़ रहे हैं, बट फिर भी इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा इतना तो सोचना चाहिए ना कि अभी इवैक्यूएशन का चलो आप अगर फ्री नहीं करवा सकते तो प्राइस तो आप थोड़ी कन्वीनियंट कर दो ना, ताकि सबके लिए इजी रहे। कीव में भारतीय दूतावास ने लोगों से बेवजह घर से ना निकलने और हर वक्त जरूरी कागजात साथ रखने की अपील की है। राजदूत ने कहा वो लोगों की मदद के लिए लगातार काम करते रहेंगे। I would like to assure all of you that the Embassy of India continues to operate round the clock, looking out for the safety and security of all Indians here. With the news of the war, the airspace has been blocked, therefore our special flights have been affected. Roads are also choked and train services have been disrupted. In this scenario, my advice to all of you is to stay wherever you are in your normal areas of habitation. If you are in transit, please go back to your normal areas of habitation. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शांति की अपील कर रहे हैं और छात्रों को जल्द वापस लाने की बात कह रहे हैं। चाहते हुए वहाँ पर स्थिति विषम है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट का पूरा इफर्ट है जो हमारे भारतवासी हैं, हमारे जो बच्चे वहाँ पर हैं, उन सभी को निकाला जाए। इंडिया का क्या स्टैंड है इस पे कुछ बोल दीजिए। भारत चाहता है कि शांति कायम होनी चाहिए, बातचीत के द्वारा इसका हल निकाला जाना चाहिए, युद्ध की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए, यही भारत की सोच है। लेकिन कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा रही है। 20,000 से अधिक हमारे नौजवान बच्चे, युवक और युवतियां भय, आतंक उसका शिकार हैं, यूक्रेन में अलग अलग जगहों पर हैं। भारत सरकार, मोदी सरकार ने उन्हें अपने रहमो करम पर भगवान भरोसे छोड़ दिया है। जो जहाज की टिकट है वो 1.5 लाख रुपया कर दी और सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया। प्रधानमंत्री जी को, विदेश मंत्री जी को आगे आकर इस बात का जवाब देना चाहिए। हालात पर विचार करने के लिए सीसीएस की भी अहम बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई अहम मंत्री शरीक हुए। हालात खराब हो रहे हैं और आशंकाओं में घिरे भारतीयों को सही सलामत निकालने को लेकर सरकार संभावनाएं तलाश रही है। पर अब वक्त कम है और जल्दी हल निकालने की जरूरत है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। नेटो ने अपना बयान जारी कर दिया है कि वह अपनी सेना नहीं भेजने वाला है। वॉशिंगटन पोस्ट की खबर देख रहा था कि कई प्रकार के ग्लोबल लीडर ने रूस के हमले की निंदा की है। इसमें फ्रांस है, इटली है, फिनलैंड है, कनाडा है, अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन सब के बयान हैं जिन्होंने रूस की कड़ी निंदा की है। चीन का स्टैंड भी रूस की तरफ ही लगता है। चीन ने प्रतिबंधों की निंदा की है, कहा है कि बातचीत से हल निकाला जाए। बम बंदूक निकल जाने के बाद बातचीत का बयान क्या केवल बोलकर चुप हो जाने के लिए दिया जा रहा है? दिल्ली में यूक्रेन के राजदूत ने कहा प्रधानमंत्री मोदी को रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात करनी चाहिए, अपील करनी चाहिए कि युद्ध बंद कर दें। Modi ji is one of the most powerful and respected leaders of the world. The status of Modi ji makes me hopeful that in case of his strong voice, Putin at least should think over. We are expecting for much more favorable attitude of the Indian government in this crisis situation. क्या आप जानना चाहते हैं कि युद्ध के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बयान दिया है? प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल लेवल पर युद्ध को लेकर भले ना कहा हो, मगर इस ग्लोबल संकट को उन्होंने लोकल लेवल पर वोट का मुद्दा बना दिया है। वोट बैंक खिसक जाएगी तो क्या होगा? यूपी की महान जनता पिछले कई महीनों से बेरोजगारी, महंगाई और सांड को लेकर मतदान की तैयारी करने में लगी हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने उसके सिलेबस में यूक्रेन भी जोड़ दिया है।
यूक्रेन में जंग हो रही है, इस ग्लोबल मुद्दे पर भारत के ग्लोबल लीडर ग्लोबल लेवल पर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इस ग्लोबल मुद्दे को लेकर लोकल लेवल पर वोट मांग रहे हैं। अचानक से यूपी के मतदाताओं के कोर्स में इंटरनेशनल सिलेबस जोड़ दिया गया है, इसलिए हमने प्राइम टाइम में यूक्रेन को लेकर इतनी मेहनत की। यूपी की जनता के लिए यह विषय किसी चुनौती से कम नहीं है। अभी तक नून और तेल पर उसके इंटरव्यू हो रहे थे, सांड की समस्या पर पत्रकार उससे पूछ रहे थे। जल्दी ही पत्रकार यूक्रेन पर भी पूछने लगेंगे और यूपी की जनता भूल जाएगी चुनाव यूक्रेन को लेकर हो रहा है या यूपी को लेकर। बस कोई ये ना कह दे कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, यू से ही यूक्रेन होता है, यू से ही यूपी होता है। अगला नारा ये ना निकल जाए यूपी यूक्रेन भाई भाई। जब से जनता ने दिमाग का ताला बंद कर चाबी तालाब में फेंक दी है, तब से यही सब लॉजिक खूब चल जाती है। बहरहाल अभी तक यूपी की जनता अपनी आर्थिक दुर्बलताओं को लेकर चिंता में डूबी हुई थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने उस पर ताकतवर भारत की चिंता थोप दी है। आंतरिक लोकतंत्र नहीं होता। आप देख रहे हैं इस समय दुनिया में कितनी उथल पुथल मची हुई है। जब चारों तरफ उथल पुथल मची हो, चारों तरफ कल क्या होगा, परसों क्या होगा, गिनतियां चलती हो, ऐसे में भारत को ताकतवर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप देखिए, स्कूल में भी कोई ढीला ढाला टीचर हो तो स्टूडेंट को पसंद आता है क्या? जरा जोर से बताइए। ढीला ढाले मास्टर जी हो तो बच्चों को पसंद आता है क्या? बच्चों के परिवारजनों को पसंद आता है क्या? आपके इलाके में दरोगा भी बिल्कुल ढीला ढाला हो तो किसी को पसंद आता है क्या? क्या प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन और रूस के युद्ध में पुलवामा जैसी कोई भावुक संभावना देख रहे हैं? नहीं तो यूक्रेन के संकट में कमजोर दरोगा मजबूत दरोगा का रूपक लाने की क्या जरूरत है? प्रधानमंत्री कह रहे हैं पूरी मानवता के लिए जरूरी है भारत को ताकतवर होना चाहिए। ठीक बात है, लेकिन मानवता की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री ने रूस से तो कोई अपील नहीं की कि युद्ध बंद कर दें। क्या युद्ध से अब मानवता को खतरा नहीं होता? केवल यूपी में वोट मिलेगा? तब किस लिए प्रधानमंत्री भारत को ताकतवर बनाने के लिए एक एक वोट मांग रहे हैं? और फिर भूपेश चौबे कान पकड़कर उठक बैठक क्यों करने लगते हैं? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के विधायक कान पकड़कर उठक बैठक कर रहे हैं। ठीक है कि 5 साल से भूपेश जी ने काम नहीं किया, मगर कान पकड़ने की क्या जरूरत थी? इससे ताकतवर भारत और भारत की सबसे ताकतवर पार्टी के बारे में क्या संदेश जाएगा? ये तो कहिए कि बाइडेन और पुतिन दोनों ही प्राइम टाइम नहीं देखते। अगर देख लेंगे तो उन्हें भी पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ग्लोबल लेवल पर कोई बयान नहीं दे रहे हैं और खुर्जाबुलंद शहर में यूक्रेन संकट के नाम पर वोट मांग रहे हैं। ट्रंप होते तो कम से कम भूपेश चौबे के कान पकड़ने से सीख ले लेते और वहां टेक्सास में कान पकड़ने लग जाते। हर युद्ध अपने साथ कई विडंबनाओं को लेकर आता है। यूक्रेन अपनी जनता की जान नहीं बचा पा रहा है, लेकिन यूपी में बीजेपी का विधायक जितवा रहा है। ऐसी विडंबना आपने पहले नहीं देखी होगी, ऐसा प्राइम टाइम भी आपने नहीं देखा होगा। बस दुआ कीजिए कि नेताओं की सनक कम होती जाए, युद्ध ना हो, भारत के छात्र सुरक्षित घर लौट आएं और यूपी में मतदाताओं को यूक्रेन के नाम पर वोट ना देना पड़े। आप ब्रेक ले लीजिए। कोविड के दौरान ऑनलाइन कक्षा ने स्कूली बच्चों की समझ और पढ़ाई को 2 साल पीछे धकेल दिया है। 10वीं के बच्चे जब क्लास में आए हैं तो गुणा भाग जोड़ घटाव ये सब तक भूल गए हैं।
मुंबई में अब जब बच्चे अपने अपने स्कूलों को लौट रहे हैं तो पता चल रहा है कि बीते 2 साल की ऑनलाइन पढ़ाई ने कितना नुकसान कर दिया है। 9वीं की छात्राएं बताती हैं कि वो गुणा भाग तक भूल गई हैं। बहुत नुकसान हुआ था हम डिवाइडेड करना भूल गए थे, मल्टीप्लिकेशन भी भूल गए थे। जो 2 साल पहले पढ़ा था वो तो हम पूरी तरीके से भूल ही गए थे। फिर टीचर्स ने हमारी फिर रिवीजन ली, फिर अभी हम वो अच्छे से कर पा रहे। तो घर पे सब डिस्टर्ब भी करते थे और नेटवर्क का भी इशू रहता था, तो उतना समझ में भी नहीं आता था। 2 साल की तो पढ़ाई हम लोग पहले थे तो सब भूल गए थे। तो अभी जब सर सामने पढ़ाते हैं तो सब समझ में भी आता है। टीचर प्रिंसिपल बताते हैं कि 2 साल की ऑनलाइन पढ़ाई ने कई बच्चों में दिमागी विकास को 2 साल पीछे धकेल दिया है। आज जो 7वीं का बच्चा है वो 5वीं के लेवल का हो गया है। ये 2 साल बच्चे पीछे गए हैं। अभी जब वो खुद से लिख रहे तो पता चल रहा है कि उनको ये नहीं समझ में नहीं आया। अच्छे बच्चे हैं हमारे जो 95 क्रॉस करने वाले, उनका भी राइटिंग स्किल्स जो है वो हैम्पर हुआ है। ज्यादा से ज्यादा अगर 50 बच्चे हैं तो उसमें 10, 12, 15 बच्चे तो आते ही थे, बाकी के सारे जुड़ते ही नहीं थे। तो जो नहीं जुड़े हैं वो तो ये एकदम जीरो हो चुके हैं। उन्हें हमें फिर से जो है पढ़ाना पड़ा है सारी चीज़ें। अब समझिए कि 10वीं के बच्चों को फिर से 2-4 दिन तक हमने पहाड़ा लिया, गुणा भाग जोड़ घटाना लिया, उनको बेस पर लाया, तब जाकर के आगे गाड़ी जो है पटरी पर आई है। और अब हम अपने सिलेबस को पूरा कर लिए हैं, रिवीजन चल रहा है। कई कक्षाओं में करीब 70 से 80% हाजिरी है। शिक्षकों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों संभालने में मुश्किल हो रही है। अब ऑफलाइन क्लासेस 100% करने पर जोर देने की बात हो रही है। 80% से ऊपर बच्चे क्लासेस में वापस आना शुरू हो गए हैं। टीचर्स के लिए ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। जब तक हम एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नहीं करेंगे, कोई भी सरकार के द्वारा मैंडेट के पेरेंट की कंसेंट रिमूव कर दें, उससे थोड़ा फ़र्क पड़ेगा बट पूरा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमें सरकारी ऑर्डर्स के साथ साथ पेरेंट्स में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ये दोनों मेजर्स लेने पड़ेंगे। टीचर्स जो 7 घंटे काम करते थे डेली, वो 12-12 घंटे काम करने लगे। अभी भी टीचर्स पूरा दिन स्कूल आ रहे हैं और शाम को ऑनलाइन बच्चों का ले रहे हैं। बोर्ड परीक्षाएं नजदीक हैं और ऑफलाइन मोड में हो रही हैं। ऐसे में बच्चों की घटी क्षमता को देखते हुए स्कूल हाजिरी जल्द पूरी किए जाने पर जोर देने की बात हो रही है। फिलहाल स्कूलों की ओर से किसी तरह का दबाव नहीं, माता पिता की इजाजत पर ही बच्चे स्कूल जा रहे हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।